नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वर्चुअल ऑटिज्म की। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिकल ऑटिज्म में क्या डिफरेंस है। शीबा खान जी जानना चाहती हैं ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है, दोनों एक ही होते हैं या डिफरेंट। प्लीज़ आंसर। दोस्तों, इस बारे में हम बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम वर्चुअल और ऑटिज्म, इन दो शब्दों से मिलकर बना है ये। और इन दो वर्ड्स में वर्चुअल का मीनिंग हमें मालूम है। वर्चुअल यानी जो आभासी दुनिया है। आभासी का मतलब ख़याली दुनिया है, जो हमारे सपनों की, ख़यालों की, विचारों की दुनिया है। वो दुनिया जिसका एक्चुअल में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक स्क्रीन तक दिखाई देती है, उसके पीछे कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक ऑटिज्म का मतलब है, आप लोग जानते हैं कि ऑटिज्म यानी खुद में डूबा हुआ बच्चा। ऐसा बच्चा जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से सीखना भूल जाता है, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना भूल जाता है। और इसी को हम लोग ऑटोइज्म यानी स्वचलन, स्वलीन, खुद में लीन होना, खुद में डूबे रहना से समझते हैं। इंडिया में नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 ये कहता है कि खुद में डूबे रहने वाले बच्चे जो 3 तरह से पहचाने जा सकते हैं। पहला, सोशल स्किल्स की कमी होना। सोशल स्किल्स हम सब जानते हैं कि समाज में ख़ुद को प्रेजेंट करने का स्किल, सोसाइटी में ख़ुद को प्रेजेंट करने के स्किल्स। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत की ताकत या काबिलियत, उसमें कमी। और रिपीटेटिव या अनयूजुअल बिहेवियर, ऐसे व्यवहार जो लगातार होते हैं, बार बार होते हैं और जो सामान्य नहीं हैं। तो अगर ये 3 चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम उसे ऑटिज्म में ले सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म में डिफरेंस देखना है। तो दोस्तों, जब हम क्लासिकल ऑटिज्म या ऑटिज्म के कई रूपों को मिलाकर देखते हैं तो हमें एक कॉमन फीचर जो आज की तारीख में देखने को मिलता है, वो है बच्चों का डिवाइसेस, गैजेट्स में डूबे रहना। मोबाइल हो, टैबलेट हो, आईपैड हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, बच्चे उनमें डूबे रहते हैं। और ऑटिज्म खुद में डूबे रहने वाला एक डिसऑर्डर है। और जब कोई ऐसी डिवाइस उसको मिल जाती है जो उस चीज़ को बढ़ावा देती है, खुद में डूबे रहने की चीज़ को बढ़ावा देती है, तो वो चीज़ और बढ़ जाती है। यानी कि ऑटिज्म एक, और उस पर डिजिटल डिवाइस यानी करेला और नीम चढ़ा। बच्चा वैसे ही अपनी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, और इस कंडीशन में जब कोई डिजिटल डिवाइस उसको मिल जाती है तो वो चीज़ कई गुना बढ़ सकती है, बढ़ जाती है और बच्चे को अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं करने देती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वर्चुअल ऑटिज्म अलग होता है। तो दोस्तों, मैंने इसमें काफ़ी खोजबीन करने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है और अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाकर उसमें देखा तो मुझे अभी तक कहीं कभी कोई ऐसा एविडेंस नज़र नहीं आया कि मैं वर्चुअल ऑटिज्म को अलग कह सकूं। मेरी नज़र में, मेरी ओपिनियन में वर्चुअल ऑटिज्म अलग से कुछ नहीं होता है। ऑटिज्म का वो हिस्सा जहाँ पर बच्चे डिजिटल
वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में जुड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं, उसको ही कुछ स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर्स ने वर्चुअल ऑटिज्म का नाम दे दिया है। अब अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर ये वर्चुअल ऑटिज्म अलग है तो क्या इसका कॉज अलग है? नहीं। क्या इसका ट्रीटमेंट अलग है? नहीं। तो जब कॉज अलग नहीं है, ट्रीटमेंट अलग नहीं है, सो हम उसको अलग कंसीडर नहीं करते हैं, हमें शायद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम आपसे एक बात सीधी सीधी कहते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म हो या ऑटिज्म का कोई दूसरा रूप हो, बेसिक इंटरवेंशन यही होता है कि हम बच्चे की थेरेपीज कराएं और उसके साथ मेहनत करें, उसकी नीड को पहचानें, उसकी ज़रूरत को पहचानें और उसके हिसाब से उसके साथ समय बिताएं, वक्त बिताएं, उसके साथ मेहनत करें और उसके साथ लगे रहें। थेरेपिस्ट पे डिपेंड नहीं रहें, ये मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। क्यों? कि थेरेपिस्ट की सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उनके पास टाइम कम होता है और ऑटिज्म टाइम से परे है। बच्चे को सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक आपका प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन से मतलब ये नहीं कि आप उसके काम करके दे दो, प्रोटेक्शन से मतलब है कि उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चाहिए, बिहेवियर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। और अगर हम वो दे पाते हैं तो बच्चा जल्द से जल्द उस कंडीशन से बाहर आ सकता है। यहाँ पर कोई भी थेरेपिस्ट, मैं हूँ या कोई भी है, हम लोग आधा घंटा 1 घंटे का टाइम दे पाते हैं। उसके बाद बच्चा वापस फैमिली में जाता है और फैमिली जो 22-23 घंटे बच्चे के साथ होती है वो उससे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं कर पाती है। और जब प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर डीलिंग नहीं होती है, तो प्रॉपर रिजल्ट्स क्यों उम्मीद करते हैं हम लोग? ये सबसे बड़ा बैरियर है ऑटिज्म ट्रीटमेंट में। दोस्तों, ये कहना आसान है कि आप बच्चे को 24 घंटे थेरेपेटिक एनवायरनमेंट दीजिए। ये मुश्किल होता है क्योंकि हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें ये भी नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों, इसका एक ही रास्ता है कि हम सीखें और सीखें। हम सीखें, बच्चे पर अप्लाई करें, बच्चे के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करें। फ़ायदा होता है कंटिन्यू करें, फ़ायदा नहीं होता है दूसरी चीज़ अप्लाई करें। पर किसी भी चीज़ को वक्त देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे 1 बार 2 बार या 10 बार में भी कई बार रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और इस कंडीशन में ये ज़रूरी होता है कि हम पेशेंस के साथ लगातार कोशिशें करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और अपने आप को अपडेट करते रहें। वर्चुअल ऑटिज्म और ऑटिज्म अलग अलग नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म में जब बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में डूब जाता है, डिवाइसेस के साथ डूबा रहता है, तो उसे हम वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से कुछ लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे प्रारंभिक या शुरू के एपिसोड्स को देख सकते हैं, जहां पर हमने ऑटिज्म के बारे में बात की है, ऑटिज्म ट्रीटमेंट के बारे में बात की है और ऑटिज्म के सक्सेसफुल पेरेंट्स की भी बातचीत की है। उम्मीद है ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार, जय हिंद।